Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5th of class 10th history, and the name of chapter is print culture and the modern world. We will cover this chapter into the two parts. ठीक है, हम दो पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे और फिर सेकंड पार्ट भी इसका बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Basically, in this chapter, we will study how the print culture flourished in the world and how the printed book started and how the reading culture started in the different section of the society among all over the world. So let us start. The first printed books. China, Japan and Korea developed the earliest kind of print technology. तो सबसे पहले किन देशों में ये ईजाद हुई थी छापने की तरीके? चाइना, जापान एंड कोरिया। विच वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो देखो, सबसे पहले जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी तो उस टाइम मशीनें तो थी नहीं, तो अधिकतर जो प्रिंटिंग का काम होता था वो हाथ से ही किया जाता था। बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड विद रबिंग पेपर फ्रॉम 8594 एंड बोथ साइड्स ऑफ द बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड। तो शुरुआत में क्या होता था, एक एक पेज के ऊपर इस तरह से छपाई की जाती थी, मतलब हाथों से ही, और उसके बाद उनको क्या किया जाता था, पेपर्स को फोल्ड कर दिया जाता था और फिर धागे की मदद से उसको सील दिया जाता था। जैसे आपने आज भी देखा होगा, कई बार क्या होता है, बुक्स को या हैंड रिटन नोट्स को स्पाइरल बाइंडिंग कर लेते हैं, अब तो वो चल गया, वरना पहले लोग क्या करते थे, उसको धागे से सील देते थे। चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल बनाने वाला देश कौन था? चाइना था, और एक बहुत लंबे समय तक चाइना ने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा। China started conducting civil services examination for its bureaucrats and its textbook were printed in vast numbers। तो फिर चाइना में जो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया में भी होता है, तो उस तरह के एग्जामिनेशंस वहाँ पे हुए शुरू, और जिसके लिए किताबें बहुत बड़ी संख्या में छापी जाती थी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते थे जो वो एग्ज़ाम देते थे चाइना के अंदर। प्रिंट वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू स्कॉलर्स ऑफिशियल। शुरुआत में क्या होता था कि जो किताबें थी, क्योंकि देखो हाथ से प्रिंटिंग शुरू हुई है और किताबें लिमिटेड ही छपेंगी, तो शुरुआती दौर में क्या होता था कि प्रिंट जो बुक्स होती थी वो सिर्फ जनरली स्कॉलर्स ही पढ़ पाते थे, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते थे या स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और प्रोडक्शन बहुत मास स्केल पे होने लगा, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी रिड्यूस हुई और फिर सब तक वो पहुंच भी सकी। मर्चेंट यूज प्रिंट वाइल कलेक्टिंग देयर ट्रेड इन्फॉर्मेशन। तो मर्चेंट्स जो होते थे, जो लोग व्यापारी होते थे, वो प्रिंटिंग, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें थी, जो प्रिंटेड थी, उनका कैसे उपयोग करते थे? अपने व्यापार के खातों को बनाने के लिए, जिसको बही खाता भी बोलते हैं, ट्रेड बुक। रीडिंग बिकम रीडिंग बिकम अ पार्ट ऑफ लेजर एक्टिविटी एंड रिच वुमेन स्टार्टिंग पब्लिशिंग देयर ओन पोएट्री एंड प्लेज। तो जो पढ़ने की लोगों के अंदर रुचि थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग अपने खाली टाइम में बुक्स पढ़ लेते थे। जैसे आज भी आप देखो, ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त या कहीं फ्री टाइम में बुक्स पढ़ लेते हैं लोग, है ना। और जो उस समय की अमीर महिलाएं थी, वो अपनी कविताएं या जो वो नाटक लिखती थी वो भी उन्होंने छपवाने शुरू करे। दिस न्यू रीडिंग कल्चर अट्रैक्ट न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे अब नई नई चीज़ें आने लगी बाज़ार के अंदर, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ी, तो फिर नई नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई प्रिंटिंग की। इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड। तो 19th सेंचुरी तक आते आते तो क्या हुआ, उस प्रिंटिंग टेक्निक्स, मशीनों को इम्पोर्ट किया गया ताकि प्रिंटिंग को बहुत बड़े स्केल पे कंडक्ट कराया जा सके, जिसके ज़रिए सेल भी बढ़ सके और जो रीडर्स हैं उनकी संख्या भी क्या हो सके, बढ़ सके। वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना, शंघाई बिकम द हब न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइलिश स्कूल। तो जो वेस्टर्न पावर्स थी, यानी कैपिटलिस्ट पावर्स थी, उन्होंने अपनी जो मेन प्रिंटिंग की चीज़ें थी वो शंघाई में शुरू करी, चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर जो शंघाई था वो मतलब सबसे बड़ा हब बन चुका था प्रिंट कल्चर का। ठीक है, जहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल स्कूल या फिर और तरह के स्टफ को प्रिंट किया जाना शुरू हुआ। नाउ लेट अस सी प्रिंट इन जापान। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इनटू जापान अराउंड AD 768-770।
तो जो बौद्ध मिशनरीज थे जो चाइना से गए थे जापान के अंदर, उन्होंने वहाँ पे हैंड प्रिंटिंग के कल्चर को, हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जापान के अंदर। द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, ये सबसे पुरानी किताब है, इसका नाम ध्यान रखना आप। प्रिंटेड इन AD 868 कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो इसके अंदर 6 पेपर की ये किताब थी, ठीक है, और वो सब चीज़ें उसके अंदर थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो कई बार अगर बुक्स के अंदर या जो भी चीज़ छापी जा रही है उसके साथ अगर फोटो कोई लग जाए या विजुअल कोई चीज़ हो जाए तो वो क्या होता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखता है। अगर कोई फ़ोटो हो जाए उसके साथ तो वो भी छपने शुरू हो गए। इन द लेट 19th सेंचुरी इलस्ट्रेटिव कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग्स होती थी वो किताबों में छापी जाने लगी। डिपिक्टेड ऑन एलिगेंट अर्बन कल्चर एंड लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद द हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस ट्यून्स, बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट etc। तो अलग अलग तरह की बुक्स छापी गई महिलाओं के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, और जो लाइब्रेरीज थी या बुक स्टोर्स थी वो इनसे बहुत बड़ी तादाद में भरे गए। और दूसरी बात ये भी थी कि फिर बुक्स के अंदर जो थी वो फोटोज़ भी आने लग गई थी, तो उससे भी रीडर्स का इंटरेस्ट क्या हो रहा था, बहुत बढ़ रहा था। अब जैसे ये एक पेंटिंग है, अ मॉर्निंग सीन यूकियो प्रिंट बाय शुमन कुबो, इन्होंने ये छापा है। तो इसके अंदर ये क्या लिखते हैं, अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, ये आदमी देख रहा है ना विंडो के बाहर, एट द स्नोफॉल वाइल वुमेन प्रिपेयरिंग टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। बाकी ये जो महिलाएं हैं ये घर का काम कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें छापी जाने लगी बुक्स के अंदर ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़े। अब देखो मान लो इसको देख के समझ आ जाता है कि भाई एक व्यक्ति बाहर देख रहा है और कुछ लोग कुछ महिलाएं घर का काम कर रही है, ये रेस्ट कर रही है, इस तरह से चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। तो अगर बुक्स में पिक्चर्स होंगी तो रीडर्स का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। प्रिंट्स कम टू यूरोप, तो प्रिंट्स क्या हुआ, यूरोप के अंदर आया। इन 1295 मार्को पोलो, अब देखो जापान तक पहुंच गए थे तो फिर आगे यूरोप तक तो जानी थी चीज़ें, क्योंकि ब्रिटेन तो बहुत ही बड़े स्केल पे दूसरे देशों में इन्वेजन करता ही रहा है शुरू से। In 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in the China। तो 1295 में जो मार्को पोलो था वो यूरोप वापस गया, चाइना में कई साल बिताने के बाद। मार्को पोलो ब्रोट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो जैसे वो लकड़ी के छोटे छोटे से कॉलम से होते हैं जिन पे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो उनको एक जगह इकट्ठे करके उससे प्रिंटिंग की जाती थी। वुड ब्लॉक प्रेस करके पेपर नीचे रखा जाता था बीच में और प्रेस कर दिया जाता था तो वो उस पर प्रिंट हो जाती थी चीज़ें। तो मार्को पोलो ब्रोट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। तो जब मार्को पोलो ने ये वुड ब्लॉक वाली टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर लेके गए तो फिर ये धीरे धीरे और बड़े स्केल पे वहाँ पे शुरुआत हो गई, यूरोप के अंदर भी ये फैल गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। तो देखो जो राजा महाराजा या जो अमीर लोग थे उनके लिए जो लिखी जाती थी ना चीज़ें, वेलम पे लिखी जाती थी। वेलम क्या होता था, एक तरह की एनिमल की स्किन होती थी, उसके ऊपर हाथ से लिखा जाता था। अमीर लोग जनरली उस तरह से पढ़ते थे उन चीज़ों को। मीन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनास्टिक, क्योंकि उस टाइम चर्च और एरिस्टोक्रेसी बहुत अपने चरम पे थी यूरोप के अंदर। लाइब्रेरीज वर स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज। अब जनरली क्या होता था, राजा महाराजा को तो देखो आपको पता है कि एक्सपेंसिव चीज़ों का ही शौक होता है, तो जो लाइब्रेरीज थी वहाँ पे जो बुक्स थी उनको एज अ चीप वल्गैरिटी के रूप में देखा जाता था कि कागज़ पे लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, लाइक दैट। एज द टेक्नोलॉजी स्प्रेड, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई ग्रेजुअली द डिमांड फॉर बुक्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगी, प्रोडक्शन बढ़ा तो डिमांड तो जाहिर सी बात है बढ़नी थी। सो बुक सेलर्स बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो अब जो बुक सेलर्स थे वो दूसरे देशों में भी अपनी बुक्स को बेचना शुरू कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से बेपी डिमांड क्या हो रही थी, बुक्स की ज़्यादा हो रही थी। बट
अब देखो कोई प्रिंटिंग वो तो है नहीं, मशीन तो है नहीं कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे प्रिंट कर लें। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बुक्स की डिमांड 100 है, हाथ से कितनी लिख देगा आदमी, टाइम लगता है ना, तो उस वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। Europe widely started using woodblock to print textile, playing cards, and religious pictures with simple brief texts। ठीक है, तो यूरोप के अंदर क्या हुआ कि जो वुड ब्लॉक्स थे उन पे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़े के ऊपर भी छपाई होनी शुरू हुई, प्लेइंग कार्ड जैसे ताश के पत्ते ये छपने शुरू हुए, रिलीजियस पिक्चर छपनी शुरू हुई, वो सब चीज़ें धीरे धीरे। और क्योंकि देखो वैरायटी भी तो बढ़ती है, फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है चीज़ों के अंदर वैरायटी भी बढ़ती है, क्योंकि हर तरह का रीडर अलग अलग होता है। द ब्रेक थ्रू ओकर्ड एट स्टार्सबर्ग जर्मनी, वेयर जापान गुटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस। और सबसे बड़ा यूरोप के अंदर वो कब आया, जब गुटनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 में शुरू करी, जिसके अंदर उसने कौन सी किताब को छापा था पहले, सबसे पहले बाइबल को। अब ये देखिए, ये गुटनबर्ग की फ़ोटो है, ठीक है, और ये गुटनबर्ग यहाँ पे बुक को प्रिंट कर रहा है। देख, ये मैंने बताया था ना अभी आपको, प्रेस किया जाता था और वो नीचे जो पेज रखा जाता था उसके ऊपर चीज़ें छप जाती थी। ये आप पेंटिंग का वो, इस फोटो का वो पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ भी है कि हैंडल क्या होता है, स्क्रू क्या है, फ्रेम और प्लेट्स और प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो यहाँ पे रखे जाते थे, और ये पेपर है सबसे नीचे, इसके अंदर वो छप जाता था जी। ब्लॉक्स पहले सेट किए जाते थे, वो अल्फ़ाबेट्स को, जो जो वर्ड्स बनाने होते थे उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स को सेट किया जाता था, फिर उसके बाद प्रेस किया जाता था इंक में उसको डुबोकर, तो वो नीचे छप जाती थी चीज़। गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटनबर्ग वाज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, तो ये इनको स्टोन्स पॉलिश करने में ये एक महारथी थे। एंड विद दिस नॉलेज, और अपने इस ज्ञान के बदौलत ही अडोप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन, तो इन्होंने एक नए तरीके का इनोवेशन ईजाद किया। द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक जो इन्होंने छापी थी वो बाइबल थी। With the adoption of new technology, the existing art of producing books by hand was not entirely art of producing books by hand was not entirely displaced। तो जनरली जो बुक्स पहले मतलब हाथों से छापी जा रही थी, अब लिखी जा रही थी, या तो अब वो वुड ब्लॉक्स की वजह से बहुत जल्दी जल्दी होने लगा काम, हालांकि उनको अरेंज भी करने में टाइम लगता था, ठीक है। बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच लेफ्ट ब्लैंक स्पेस फॉर डेकोरेशन एंड ऑन द प्रिंटेड पेज, तो जो बुक्स अमीरों के लिए छापी जाती थी उसमें क्या होता था कि जो लेफ्ट साइड पेज का होता था उसको, स्पेस को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता था डेकोरेशन के लिए, ठीक है। इन द हंड्रेड्स ईयर बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, तो 1550 तक आते आते यूरोप के अंदर बहुत सी जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई थी। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन, और जैसे जैसे हैंड प्रिंटिंग से चीज़ें मशीन की तरफ बढ़ी, उसी वजह से प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन आया और दुनिया में बहुत बड़े स्केल पे बुक्स की प्रिंटिंग शुरू हुई। अब ये देखिए, ये भी एक फ़ोटो है आपकी बुक में, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये ब्लॉक सेट कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से प्रिंटिंग करी जा रही है, वो वहाँ पे उसको प्रेशराइज पेपर के ऊपर छापा जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, एक बार ही पढ़ लेना इसको। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पोर्ट। The print revolution is not only a new way of producing books, it transformed the lives of people। तो देखो, किताबें नए तरीके से छापना ही सब कुछ नहीं है, किताबें नए तरीके से छपेंगी उससे लोगों के जीवन पे भी क्या होता है, उनका जीवन भी बहुत परिवर्तित होता है। चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़, क्योंकि देखो किताबों को जब आदमी पढ़ना शुरू करता है तो उसका ज्ञान क्या होने लगता है, बहुत बढ़ने लगता है, और फिर उसको आसपास के चीज़ों के बारे में भी पता चलता है, और वो फिर जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो एक नई तरीके की हमारी समझ भी डेवलप होती है। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अब जैसे जैसे बुक की वैरायटी बढ़ेगी रीडर्स भी बढ़ेंगे, और फिर और डिमांड होगी और अलग तरह की बुक्स की। द कॉस्ट ऑफ बुक्स वाज रिड्यूस, क्योंकि अब मशीनें आ गई थी तो किताबों की जो छापने की कॉस्ट थी वो क्या होने लगी, अब कम आने लगी।
मार्केट वर फ्लडेड विद बुक्स रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। और बाज़ार के अंदर किताबें बहुत बड़ी संख्या में भर दी गई, मतलब इतनी ज़्यादा प्रिंट करी गई क्योंकि बहुत सस्ती पड़ रही थी अब वो, ठीक है, और रीडर्स भी बढ़ रहे थे। इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब जब किताबें इतने बड़े स्केल पे छापी जाएंगी और सस्ती होंगी तो लोग उसको बढ़ चढ़ कर पढ़ेंगे, ये जाहिर सी बात है। अर्लियर पहले क्या होता था, एलाइट्स जो अमीर लोग या शाही लोग होते थे, सिर्फ उनके पास परमिशन थी बुक्स को पढ़ने की, या बहुत ही जो मतलब इसके एयर्ड टेक्स्ट होते थे, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होते थे, वो सिर्फ वो पढ़ सकते थे। और जो दूसरे लोग थे वो उसको सुन के जो उन्हें नॉलेज आ गई तो आ गई, मतलब उनको पढ़ने का हक नहीं था। एंड कॉमन पीपल यूज टू हियर, और जो आम आदमी होता था वो चीज़ों को सुनकर समझता था, उनको पढ़ने का हक नहीं होता था। दूसरी बात ये भी है कि बुक्स उस टाइम बहुत महंगी थी। बिफोर द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो जब तक मशीनें नहीं आई थी तब तक बुक्स क्या थी, बहुत ही महंगी छपती थी। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट एज सिंपल एज बुक्स कुड ओनली बी रीड बाय द लिटरेट। पर देखो ट्रांजिशन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बुक्स को पढ़ने के लिए भी तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो उसके लिए स्कूल्स कॉलेजेस उन सब का डेवलपमेंट भी बहुत बड़े स्केल पे ज़रूरी था, ठीक है ना। Printers started publishing popular ballads and folk tales illustrated with pictures for those who did not read। तो जो किताबें होती थी उसके अंदर लोगों ने, मतलब जो प्रिंटर्स जो बुक्स को छापते हैं पब्लिशर्स होते थे, उन लोगों ने उसके अंदर फोटोज़ को भी दिखाना शुरू किया। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो वो फोटो को देख के समझे, उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओरल कल्चर, जो लोग अब पढ़ नहीं सकते थे वो फिर दूसरों के जो रीड करते थे उनकी बातें सुनते थे। जैसे क्लास में आपके टीचर रीड करते हैं, हालांकि आप भी पढ़ सकते हैं, आपके टीचर रीड करते हैं और आप लोग सुनते हो, वो आपको मीनिंग समझाते हैं चीज़ों का, तो सेम उसी तरह था। ओरल कल्चर एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वर ओनली ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है, ओरल कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो जब चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं और फिर प्रोडक्शन भी होने लगता है, तो फिर डिबेट्स वो सब चीज़ें भी बहुत बड़े स्केल पे होनी शुरू होती हैं। तो रिलीजियस बेसिस पे डिबेट्स, क्योंकि हर आदमी जब रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ेगा उसका मत क्या होगा चीज़ को लेकर, अलग अलग होगा। प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। तो प्रिंट की वजह से एक नए तरह का कल्चर, नए तरह का ट्रेडिशन डेवलप होने लगा। लोग चीज़ों के बाद पढ़ने के बाद अपनी समझ को डेवलप करने लगे और चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करने लगे। प्रिंटेड बुक्स आर नॉट वेलकम्ड बाय एवरीवन। अब देखो हर किसी को प्रिंटेड बुक्स का वेलकम तो कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि मान लो देखो जब उस टाइम अगर किताबें छपनी शुरू हो गई हैं तो फिर जो चर्च के या वो जो अरिस्टोक्रेसी तत्व है वो तो उसको रोकने की कोशिश करेगा ना, जो पावर को होल्ड करता है, क्योंकि किताबें पढ़ने के बाद लोगों को उनके अधिकार, उनका अस्तित्व पता चलता है। Everyone and many were apprehensive of this effect that the wider circulation of books could have on people's mind। और लोगों का ये मानना था, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर बुक्स को बहुत बड़े स्केल पे छापा गया तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसका लोगों के माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लोगों की सोच बदलेगी, फिर वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं चर्च की या उन सब की पावर्स को। देयर वाज अ फियर ऑफ स्प्रेडिंग रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट। और उस टाइम ये भी था कि लोग, डर था कुछ लोगों के मन में कि अगर लोग बुक्स को पढ़ेंगे तो उनके मन में विद्रोह की भावना, इररिलीजियस थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फोटो दे रखी है बुक के अंदर यहाँ पे, दिस इज़ वन ऑफ द मैनी इमेजेस प्रोड्यूस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट। ये लोग प्रिंट को वो कर रहे हैं, ये एंजल्स जो है मशीन्स को स्वर्ग से नीचे उतार रहे हैं, ठीक है ना। और ये रहा गुटनबर्ग, ये फोटो गुटनबर्ग की है, ये आप रीड कर लेना एक बार, बुक में आपकी मेंशन है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना फ़ोटोज़ किसने बनाई हैं, क्योंकि इससे हिस्ट्री से फ़ोटो का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 thesis criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church। तो इन्होंने बहुत सारी थीसिस लिखी जो उल्टी सीधी चीज़ें रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराओं में थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने थीसिस लिखी, रिसर्च की।
हिज टेक्स्ट बुक प्रिंटेड कॉपी लीड टू द डिवीज़न। अब जब इनकी किताब छपी तो सोसाइटी ने उसको पढ़ा तो सोसाइटी दो ग्रुप में बट गई थी। अब जो ग्रुप सहन कर रहा था तो वो अलग हो जाएगा और वो भी फिर क्या करेगा, चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएगा। हिज टेक्स्ट बुक प्रिंटेड कॉपी लीड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। और फिर लोगों के मन में ये डिमांड आने लगी कि चर्च की व्यवस्था को रिफॉर्म करा जाए, उसको बदला जाए ताकि हर व्यक्ति इक्वली ट्रीट किया जाए। और ये उनके माइंड में कैसे डेवलप हुआ, बुक्स को रीड करने के बाद। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो लूथर ने किताबों को संज्ञान में रखते हुए एक चीज़ कही कि तो जो किताब है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है, गॉड का बेहतरीन तोहफा है और वो सबसे ताकतवर चीज़ भी है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद एक व्यक्ति का अस्तित्व क्या होता है, स्थापित होता है। प्रिंट एंड डिसेंट, आइए देखते हैं। In the 16th century, मैनिक्यो began to read books available in his locality। तो एक व्यक्ति था, इसने शुरू करी किताबें पढ़ना। ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, और इसने बाइबल के मतलब को अपने हिसाब से निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रिलीजियस बिलीफ क्या होता है, व्यक्ति अपने हिसाब से उनको समझता है और फिर अपने हिसाब से उसके प्रति अपनी एक धारणा बनाता है। तो एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड दैट क्रिएशन दैट एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। और इसने फिर सवाल उठाने शुरू कर दिए किस पे, रोमन कैथोलिक चर्च पे और सब व्यवस्थाओं पे। जब इसने चीज़ों को समझना शुरू किया, मैनिक्यो वाज होल्डेड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। तो इसे 2 बार पकड़ा गया, जेल भेजा गया और फिर बाद में से मार ही दिया गया। फ्रॉम 1558 द रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। तो फिर उसके बाद से जब ये घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू करा प्रोहिबिटेड बुक्स को, कि बाज़ार में वो सर्कुलेट ना हो या बुक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बेच रहे हैं, पर देखो पढ़ते हैं, ये कंकाल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये रीडर्स पे नज़र बनाए हुए हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं या बेचने वाला क्या बेच रहा है। मतलब ये राजा या उन चर्च के लोग हैं, ये नज़र बनाए हुए हैं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, बेचने वाला क्या बेच रहा है और छापने वाला क्या छाप रहा है, ताकि इसको ना एक तरह की सेंसरशिप भी बोल सकते हैं। द रीडिंग मैनिया, in most part of Europe, literacy rate went up through the 17th and 18th century। यूरोप के बहुत से हिस्सों में 18वीं शताब्दी तक आते आते लिटरेसी रेट बढ़ने लगा। स्कूल एंड लिटरेसी स्प्रेड इन यूरोप, स्कूल भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और लिटरेसी भी लोगों को समझ में आने लगी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। ड्यू टू विच पीपल वांटेड द प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे लोग समझेंगे और पढ़ने वाले आएंगे तो क्या होगा, बुक्स की डिमांड बढ़ेगी। अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मेनली बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट की किताबें भी छापनी थी, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं फिर वैरायटी भी चाहिए। बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी। अब आम आदमी अपने टाइम को पास करने के लिए एंटरटेनमेंट बुक्स पढ़ लेता था और बच्चे जैसे कॉमिक बुक पढ़ लेते थे या नॉवेल्स पढ़ लेते थे, इस तरह से। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज। अब किताबों का साइज़ भी अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कंटेंट कितना है। सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पजेज एंड इंटरेस्ट। सब्जेक्टिव किताब होती है तो वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है और बड़ी होती है। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड विच कम्बाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जनरल अफेयर्स की या करंट अफेयर्स की पीरियोडिकल्स, वो 2-4 पेज का जो जर्नल होता है वो भी छापा जाने शुरू किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसपास की चीज़ों के बारे में समझ सकें। Journals and newspapers carried information relating to war, trade and development in other places। तो न्यूज़पेपर या जर्नल्स के अंदर क्या होता था कि आसपास क्या घटनाएं हुई, व्यापार में क्या कोई चेंज आया, तो जो भी लोकल खबरें होती थी, न्यूज़ होती थी या नेशनल न्यूज़ होती थी, वो उसको छापते थे। आइजैक न्यूटन्स डिस्कवरी वर पब्लिश्ड विच इन्फ्लुएंस सेटिस्फाई साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। तो आइजैक न्यूटन की जो वो थे लॉज थे, उनको पब्लिश किया गया और फिर लोगों ने उनको पढ़ा और लोगों ने चीज़ों को समझा उनको पढ़ने के बाद। अकॉर्डिंग टू लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, अ नॉवेलिस्ट इन 18th century France, said that the printing press is the most powerful engine।
तो ये एक वो थे नॉवलिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियंस को शेयर करने का। क्योंकि देखो अगर प्रिंटिंग प्रेस होगी तभी तो लोगों के अलग अलग व्यूज़ को भी प्रिंट करा जा सकता है या अलग अलग चीज़ों को डेवलप करा जा सकता है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वैप डेपोटिज्म अवे। और फिर जो नातेदारी होती है, जैसे मान लो कि राजा का बेटा राजा, वो सब कंसेप्ट उस टाइम के दौर से दूर करे जा सकते थे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, क्योंकि फिर सारी चीज़ें छपेगी ना कि राजा कर क्या रहा है, राजा के डिसीजंस कैसे हैं। कन्विंस्ड ऑफ द प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed Tremble, therefore tyrant of the world, tremble before the virtual winter। तो कन्विंस्ड ऑफ द प्रिंट इन द ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड destroying द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म होता है एब्सोल्यूट पावर। तो देखो जैसे जैसे प्रिंटिंग शुरू हुई, लोगों तक चीज़ें पहुंची, आइडिया लोगों को समझ आने लगे, तो जो एब्सोल्यूट पावर का वर्चस्व था वो ट्रिएम्बल मतलब हिल गया है, चरमरा गया। देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रिएम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। और जो शासक था वो वर्चुअल राइटर, जो चीज़ों को लिख रहा था इमेजिन करके या अपने ओपिनियंस लिख रहा था, उसके सामने उसका अस्तित्व हिल गया था। तो हम पार्ट 1 तक यहाँ रखते हैं और पार्ट 2 में हम जो कल आएगा वो हम यहाँ से पढ़ेंगे, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो उम्मीद है गाइज आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 2 भी हम जल्दी ही इसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप पार्ट 1 इतना देखिएगा। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।